एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। तो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब इस चैप्टर के अंदर ऐसा क्या है, जब हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन के लिए, तो स्ट्रेट लाइन में क्या कॉन्सेप्ट था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है ओनली, तो वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा या नॉर्मल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स देख लिए थे, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। और उन पर बेस्ड हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देख ली थी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से, तो उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमने देख ली थी। और अंडर ग्रेविटी जो इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंज आता है वो हमने देख लिया था। अब जब हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन कैसा होता है, या तो 2D फॉर्म में होगा, ऑब्वियस सी बात है, और या फिर हम 3D शेप में भी कोई इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन को चेक कर सकते हैं। तो जब भी हम वन लाइन के अलावा यानी स्ट्रेट पाथ को छोड़कर 2D शेप पे जाते हैं, 3D शेप पर जाते हैं, तो हमें एक चीज की नीड होती है, वेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले वो चीज समझनी है कि वेक्टर की नीड क्यों हुई। कि जैसे वेक्टर जो है, अगर हम वेक्टर की बात करें सिंपल, तो मैं सिंपल मतलब अगर हम 1D में बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम जैसे ये ए है, ए वेक्टर लिख दिया, या फिर सिंपल ए भी लिख सकते हैं। तो अगर जैसे इधर गई तो ये फोर्स है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये एफ लिख दिया मैंने, बट इसके अपोजिट लगाना है तो हम क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव फोर्स लगा देंगे, यानी माइनस एफ लिख देंगे। सिंपल। बाहर डायरेक्शन का मतलब ये था, अगर ऊपर फोर्स लग रहा है या ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है और उसके अपोजिट जा रहा है, तो उसमें हम नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो वहां जो 1D में हम मेन चीज देखते हैं कि वहां पर वेक्टर की नीड ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हम अगर एक ऑब्जेक्ट सामने जा रहा है उसके और दूसरा अपोजिट जा रहा है, या अपोजिट हम कोई भी चीज देख रहे हैं उसके, तो हम वहां पर नेगेटिव को यूज कर सकते हैं। बट अगर हम 3D की बात करें या 2D की बात करें, 2D स्ट्रक्चर की, तो हम वहां पर सिर्फ हम प्लस माइनस के बेसिस पर उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब उनकी पोजीशन तक नहीं बता सकते। तो पोजीशन को बताने के लिए, या फिर आगे पोजीशन बताएंगे तो फिर वेलोसिटी भी बताएंगे, एक्सेलरेशन भी बताएंगे उसका, तो वो बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेक्टर चाहिए होता है। सबसे पहले कि वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, अगर हम हमें क्या करना है, प्लेन में किसी मोशन को स्टडी करना है, तो पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास वेक्टर की। तो ये हमने पढ़ा ही था इससे पहले कि जो क्वांटिटीज है, तो कोई भी क्वांटिटी को दो टाइप की होती है, या तो स्केलर क्वांटिटी या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, उनके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, देयर इज नो डायरेक्शन एट ऑल, तो उनको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज। इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस भी किसका एग्जांपल है, स्केलर क्वांटिटी का। मतलब जहां पर सिर्फ क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड, वो सिर्फ सिर्फ हमें नंबर शो कर रहा है कि वो कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, कितना चेंज आ रहा है डायरेक्टली, वो शो कर रहा है। बट इसके अकॉर्डिंग फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगी, यानी उनके अंदर क्या होगी, उनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, दोनों होंगे, यानी डायरेक्शन भी शो करेगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा, नंबर्स को भी शो करेगा। तो वो क्या हो जाएंगे हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बताता है, ऐसे ही वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम। वैल्यू तो बता ही नहीं कि कितनी वैल्यू उनकी लग रही है, यानी मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं, बट साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, या किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, और किस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, या फिर फोर्स लग रहा है, उसका मोमेंटम लग रहा है। तो वहाँ क्या शो हो रही है, डायरेक्शन भी हमें शो हो रही है। अब कोई भी वेक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमें पता लगे कि वेक्टर होते क्या है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अभी तक हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा, क्यों, क्योंकि वो उससे रिलेटेड था ही नहीं, क्योंकि हमें 1D पे वेक्टर्स की नीड नहीं होती। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन ऑन एरो एंड ओवर इट, यानी अगर हम कोई भी क्या करें, ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दें और उसके एक साइड पर क्या बना दे, एरो बना दे, तो वो तो एरो हो जाएगा उसका हेड, और ये पीछे वाला जो जहां से स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट है वो हो जाएगी इसकी टाइप। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हम मोशन की बात करते हैं, तो मोशन में सबसे पहली चीज आती है ऑब्जेक्ट, कि अगर हम मूव कर रहे हैं तो उसके लिए क्या बताना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर, कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसे हमने उसमें 1D में पढ़ा था, सबसे पहले हमने रेस्ट पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है, उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया। बट अगर डिस्टेंस की बात करें, तो अब वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो कुछ ना कुछ क्या होगी, दो पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ लेंथ मेजर करेंगे हम, तो उस लेंथ को यहाँ पर पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और यहाँ 2D में बात कर रहे हैं तो हम इसको 2D में बनाएंगे। वहां स्ट्रेट लाइन में था,
तो हम उसको डायरेक्टली इस तरीके से शो कर सकते थे। तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। किसके रेस्पेक्ट में दे रहा है ये? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दे रहा है कि जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया एक्स वाई सिस्टम, क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ओरिजिन ओ है, यानी इस पर क्या होगा, ओरिजिन ओ पर ये 0 0 होंगे इसके कोऑर्डिनेट। इसके बेस पर हमें क्या बतानी है, पॉइंट पी की या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या बताना है, पोजीशन बताना है। तो बीच में कोई भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी कि यहाँ कोई पॉइंट है, सपोज 2 1 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है, पहले एक्स और फिर वाई, तो एक्स की वाई लिखेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे, फिर वाई की वैल्यू लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा उसका मतलब अगर उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम ओ से मिलाएंगे, इस पॉइंट को अगर हम ओ से मिला देंगे, ओरिजिन से मिला देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें उस पॉइंट जो उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या मिल जाएगा, हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। मतलब ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी, तो इसे बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट इज पोजीशन बता दी हमने, पोजीशन के बाद हम बताएंगे डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट में क्या बताएंगे कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, पहले वाले टाइम पर वो कहाँ था, दूसरे टाइम पर कहाँ था, उसके जो बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर इट इज अ वेक्टर विच टेल्स हाउ एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। तो किस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, क्यों डायरेक्शन की क्यों बात करें, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, तो बिना डायरेक्शन के ये डिस्प्लेसमेंट को शो नहीं कर सकते। तो इसमें डिस्टेंस के साथ साथ क्या होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो ये हो गया हमारा। तो ये यहाँ पर बताया हमने, दो वो ले लिए कि ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट क्यू। तो ये पी वाली जो डिस्टेंस है ये है टाइम टी पर, एट टाइम टी, और ये वाले जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है पोजीशन वेक्टर दोनों के। ये पोजीशन वेक्टर है एट टाइम टी और ये पोजीशन वेक्टर है एट टाइम टी डैश, यानी थोड़ी देर बाद की बात कर रहे हैं हम। तो अब ये पोजीशन होगी, पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला जो एरो शो कर रहा है ये शो कर रहा है हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, और ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है, ये जिस डायरेक्शन में है यही बता रहा है कि ये तो इसका इनिशियल पॉइंट था और ये इसका फाइनल पॉइंट था। तो यही बता रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो जहां एरो खत्म हो रहा है वो उसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो वेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे डिस्टेंस कोई ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस के लिए उसके पास क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए भी उसके पास क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। बट हम ये वेक्टर की बात करें तो वह डिस्टेंस को नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जहां से हमने उसको एप्लीकेशन करना स्टार्ट किया होगा, कि ऑब्जेक्ट है उसकी मूव कर रहा है, तो स्टार्टिंग में उसकी कुछ वेलोसिटी दी है, तो स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी दी होगी, कुछ ना कुछ उसका इनिशियल पॉइंट रहा होगा। तो जब भी किसी वेक्टर के पास में उसका इनिशियल पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, तो उसे बोलते हैं हम पोलर वेक्टर। तो उसके एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये इसके पोलर वेक्टर के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल यानी एक्सिस, तो जो एक्सिस अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो वहां पर जो वेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं उन्हें बोलेंगे हम एक्सियल वेक्टर। वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, जो क्या कर रहा है, रोटेशनल। तो रोटेशनल क्या होंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल, यानी राइट हैंड के अकॉर्डिंग जो फॉलो कर रहा है, जो वेक्टर राइट हैंड रूल को फॉलो कर रहा है, वही क्या होंगे इसके अंदर, एक्सियल वेक्टर होंगे। अगर वो राइट हैंड रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको हम एक्सियल में काउंट नहीं करेंगे। सो आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। तो इसमें एक्सियल वेलोसिटी होती है, टॉर्क होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसके एग्जांपल है। अब जैसे मैंने बताया वही राइट हैंड रूल, तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे जो डायग्राम बना हुआ है इसमें, तो इसमें एक ये प्लेन है, ये है प्लेन, प्लेन के अंदर क्या है, ये बता रखा है रोटेशन को। रोटेशन में एरो इस तरीके से लगा हुआ है, मैंने राइट हैंड लिया और राइट हैंड को इस तरीके से कर लिया, क्योंकि इस तरीके से क्या बना हुआ, वो एरो शो हुआ है। इस तरीके से कर्ल करूंगी तो मेरा जो थंब है वो क्या करेगा, वेक्टर के डायरेक्शन को शो करेगा। तो मैंने ये कर्ल किया इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, और फिर ये जो मेरा थंब होगा ये किसको शो करेगा, एक्सियल वेक्टर, या फिर जो भी वेक्टर है वहां पर उसके डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये दिखा रहा है, ये जो सर्कल है ये क्या है, रोटेशन है। ऐसे ही दूसरे में लिया, अब रोटेशन को चेंज कर दिया मैंने, अब रोटेशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है।
अब जैसे रोटेशन चेंज होगा तो अब एरो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी मेरा जो थंब है वो नीचे जा रहा है। थंब नीचे जाने का मतलब वो जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो इस वाले में एक्सेल वेक्टर की डायरेक्शन का है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे लिखा दी एरो शोज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है या ऐसे रोटेट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख लेंगे, जो एक्सेल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन देख लेंगे। अब वेक्टर से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स होती हैं। अगर हम आगे इससे जो वेक्टर से रिलेटेड है कुछ डेफिनेशंस वगैरह, और हम क्या करेंगे इनसे रिलेटेड जो मतलब इनको वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, इनकी अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। और तो उनसे रिलेटेड पहले कुछ टर्म्स होती है वो देख लेते हैं। तो पहले है इक्वल वेक्टर। अब दो वेक्टर कभी भी इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी इक्वल हो। तो वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तब उसे बोलेंगे हम इक्वल वेक्टर। तो ये इन दोनों वेक्टर की, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों की लेंथ भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। दोनों की डायरेक्शन इक्वल होगी तो हमने ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन इक्वल। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें सेम मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, तब उसे बोलेंगे हम नेगेटिव। जब इक्वल था दोनों, डायरेक्शन भी सेम थी, मैग्नीट्यूड भी सेम था, तब था वो इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर। और अगर अब सिर्फ क्या चेंज आया, डायरेक्शन में चेंज आया है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, चेंज नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट होनी चाहिए, तभी उसे क्या बोलेंगे, हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया इसको बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है, क्योंकि उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या होता है, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, तो लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वो जो वेक्टर है उसके हम कहते हैं कि वेक्टर के पास में क्या मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, तो हम जिस मैग्नीट्यूड की बात करें उसी मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं मॉड्यूलस। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ऐसे क्या पता है मैग्नीट्यूड को शो कर रही थी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लिखते कैसे, तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, ऐसे वेक्टर लिखते हैं हम और ए वेक्टर के आसपास में मॉड लगा देते हैं, या फिर सिंपली इसको ए से भी लिख देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा। जब भी आप बुक्स में देखोगे जहाँ पर सिंपल ए लिखा हुआ है उसका मतलब है वो उसका मॉड्यूलस है, और ए वेक्टर लिखा हुआ है तो वो वेक्टर है। और एक तीसरी टर्म और आएगी इसके अंदर, वो आएगी यूनिट कैप या यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर क्या है नेक्स्ट, तो इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ये कैसे वो हम वेक्टर की बात करें जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, यूनिट है यानी 1 है, और इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जैसे मैंने बोला ये कोई वेक्टर इधर की तरफ है और इधर की तरफ ये और कोई एक और वेक्टर है जिसका क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है, सेम डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में जिस वेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं इस वेक्टर की बात कर रही हूँ, ए वेक्टर की, तो जो यूनिट वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में ही होगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 1 होगा। तो उसको हम लिखते हैं, जब भी यूनिट वेक्टर को लिखते हैं तो हम जो वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, यानी ए जो है, या ए की बात कर रहे हैं तो ए कैप, तो इसको रीड करते हैं हम ए कैप। तो ए कैप इक्वल टू, जब भी हम क्या करेंगे, वेक्टर को किससे डिवाइड कर देंगे, मॉड्यूलस से। व्हेन वी डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मॉड्यूलस, खुद के ही मॉड्यूलस से डिवाइड करना है, ऐसा नहीं किसी और के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दें। So when a vector is divided by its own modulus, then we get a unit vector। तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। और इसके अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला और लिख देते हैं इसके आगे, कि अगर किसी वेक्टर को हमें शो करना, वेक्टर को लिखना हो तो हम लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर इक्वल टू ए और ए कैप, यानी हम क्या कर दें, यूनिट वेक्टर को उससे शो कर दें, किससे, जो हमारा मॉड्यूलस था उससे मल्टीप्लाई कर दे। और हम बोलते भी हैं कि जो वेक्टर है, वेक्टर के पास में क्या होती है, डायरेक्शन होती है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर ये जो ए दिखा रहा है, ए तो दिखा रहा है मॉड्यूलस को यानी मैग्नीट्यूड को, और जो ए कैप है वो शो करता है डायरेक्शन को, क्योंकि वो उसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है वो तो हो गया है हमारा 1, तो उसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं, सिर्फ वो क्या शो कर रहा है, हमें डायरेक्शन शो कर रहा है। तो हम किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट फिक्स है। अगर उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फिक्स वेक्टर। उसको और क्या बोलते हैं, हम लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि पोजीशन वेक्टर, अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से, जीरो से चलना स्टार्ट किया होगा, कहीं से तो स्टार्ट किया होगा, तो उसका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा या इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा उसका। ऐसा नहीं कि आप उसको चेंज करके कहीं और पर शिफ्ट कर जाएं।
तो नेक्स्ट है फ्री वेक्टर। अब फ्री वेक्टर हमने बोला फिक्स्ड में उसका जो इनिशियल पॉइंट था वो फिक्स था। अब यहाँ पर इनिशियल पॉइंट उसका फिक्स नहीं होगा तो हो जाएगा फ्री वेक्टर। a vector whose initial point is not fixed are called free vector, जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, चेंज हो चल रहा है या फिर उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो उसका वेक्टर उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि फिक्स हो हर टाइम, तो हो जाएगा फ्री वेक्टर। यानी जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है वो हो गया फ्री वेक्टर, जिसका फिक्स है बोलेंगे हम फिक्स वेक्टर या फिर लोकलाइज वेक्टर। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे तो सेम उससे रिलेटेड होता है कोलिनियर वेक्टर। द वेक्टर विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस। यानी पैरेलल लाइंस के अलोंग चले वो क्या हो जाएंगे, हमारे कोलिनियर वेक्टर्स। चाहे वो एंटी पैरेलल हो चाहे पैरेलल हो, दोनों ही केस में मतलब एक लाइन है उसी लाइन के पैरेलल में होने चाहिए। तो पैरेलल में है तो उन्हें बोलेंगे हम कोलिनियर वेक्टर। तो इसी में दो चीज, एक तो लाइक वेक्टर और एक अनलाइक वेक्टर। जब लाइक वेक्टर का बोलेंगे जब दोनों वेक्टर किस में हो, सेम डायरेक्शन में हो। अब इसी से रिलेटेड हमने देखा था स्टार्टिंग में कि ये हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या कंडीशन थी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था और डायरेक्शन इक्वल थी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ ये है कि आपकी क्या है, डायरेक्शन इक्वल है। जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है तो इनको हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन दैट इज थीटा इक्वल टू जीरो, उनके बीच में एंगल जीरो हो गया, आर कॉल्ड लाइक और पैरेलल वेक्टर। क्योंकि पैरेलल है तो इन्हें हम पैरेलल वेक्टर भी बोल देंगे। देन अनलाइक वेक्टर, अनलाइक में क्या होगा, इनके ये क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। लेंथ डिफरेंट हो सकती है, मैंने बोला है कि लेंथ डिफरेंट हो सकती है इसके अंदर। सो तो ये होगा एंटी पैरेलल। अब ये जो बीच में मैंने लाइन ले ली, एक ये जा रहा है इधर, एक जा रहा है पीछे की तरफ, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो इन्हें हम बोलेंगे हम अनलाइक वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। नेक्स्ट इज कोप्लानर वेक्टर। द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर। यानी सेम प्लेन में, ये मैंने एक बनाया, ये प्लेन बनाया, इसी प्लेन के अंदर दो तीन मैंने क्या बना दिए, वेक्टर बना दिए, और एक वेक्टर मैंने बने मेरे बाहर। तो अगर मैंने बाहर वाले वेक्टर को मैं अंदर कोप्लानर वाले में कंसिडर नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो प्लेन है वो अलग है। सेम प्लेन की बात करें, इसी प्लेन के अंदर, इसी प्लेन के अंदर मैं कितने ही वेक्टर बना दूं वो सब क्या होंगे, कोप्लानर वेक्टर होंगे। बट अगर मैं इसी के साथ दूसरा वेक्टर चेक करने लग जाऊं तो उसके जो वेक्टर है वो इसके साथ में कोप्लानर वेक्टर नहीं होंगे। एक्सेस को इनिशियल। तो को इनिशियल में जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम पॉइंट पर हो, को मतलब सेम। तो यहाँ पर उनका जो इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। तो वेक्टर विच है सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल पॉइंट। तो ये जैसे तीन वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इन तीनों का क्या है, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, सेम है। अगर सेम है तो उन्हें बोलेंगे को इनिशियल। ऐसे ही होता है को टर्मिनस। को टर्मिनस कब होगा, कि जब इनका एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो इनका दे हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट, यानी जो इनका एंड पॉइंट है, इनका जो एरो है वो सेम पॉइंट पर आना चाहिए, तब क्या होगा, उन्हें बोलेंगे हम को टर्मिनस वेक्टर। तो हमने ये क्या देख ली, वेक्टर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी वो देख ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि इनसे रिलेटेड क्या क्या रूल्स होते हैं, कि जब वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, इनकी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स के अंदर, तो उनको ऐड कैसे करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, या वेक्टर कहाँ कहाँ किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।